Hello students, I am Anjana. I teach you economics. First topic international trade. Basic concept अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आगे मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ कैसे हैं, इनके स्तर हैं, और जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अब समव्यष्टि और व्यष्टि के आधार पर इनके बारे में जानकारी दी है, इनके ऊपर कुछ थॉट्स दिए हैं, उनकी खुद की कुछ परिभाषाएं हैं। तो अपन पहले इसको बेसिक चीज़ें समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो करते हैं उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हमें किसी देश के साथ ये व्यापार क्यों करना पड़ता है, कैसे होता है, इसके करने की ज़रूरत कहाँ है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। आगे, व्यापार का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय यानी क्रय विक्रय करना ही है। वैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब यही हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में व्यापार होना, और व्यापार व्यापार होता है यानी कि वस्तुओं का और सेवाओं का जो क्रय विक्रय होगा वही। तो दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, चाहे वो घरेलू वस्तुओं का क्रय विक्रय हो या किसी भी प्रकार की सेवाओं का क्रय विक्रय हो, वस्तुओं का हो, मुद्रा का हो, इन्हीं सभी के बारे में ये है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय या क्रय विक्रय कहलाता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ उस वाणिज्य नीति से है जो वस्तुओं व सेवाओं के घरेलू तथा विदेशी विनिमय के मध्य विभेद नहीं करती है। यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं के जो विनिमय होता है उनके बीच में कोई विभेद नहीं करना, यानी कि उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करना। उनके बीच में अगर जो भी चीज़ की कंडीशंस है, यानी किसी चीज़ को किसी देश में कोई चीज़ ज़्यादा है तो किसी अन्य चीज़ में वो चीज़ उस चीज़ की कमी यानी उस वस्तुओं की जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए अपन किसी अन्य देश से जो प्राप्ति करते हैं, क्रय करते हैं, वही इन दोनों के बीच में कंडीशंस होगी और उनके बीच में व्यापार होगा। आर्थिक समृद्धि मुख्यतया श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो परिभाषा है ये हमारे जो अर्थशास्त्री डेनिस हैं उनके द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो श्रम विभाजन और पूंजी विभाजन के आधार पर होता है। यानी कि किसी देश में श्रम के आधार पर, यानी कि जहाँ जहाँ मजदूर जाता है, जहाँ श्रम ज़्यादा है, तो वहाँ जो वहाँ की उत्पादन क्षमता होगी वो श्रम के आधार पर ज़्यादा होगी। तो किसी देश में श्रम के आधार पर उनको ये वस्तुओं का उत्पादन होता है तो किसी देश में पूंजी का ज़्यादा होगा। जैसे कि भारत और अपन अमेरिका का ही उदाहरण ले ले कि भारत में क्या होगा कि श्रम प्रदान होगा और जो अमेरिका होगा वो पूंजी प्रदान होगा। तो वो क्या करेगा कि जो पूंजी के आधार पर जिस चीज़ का वो ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादन कर सकता है उस प्रोडक्ट को भारत में भेज देगा, और भारत जो श्रम के आधार पर जिस चीज़ को ज़्यादा उत्पाद कर सकता है, जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा उत्पादित करता है वो चीज़ अमेरिका को भेज देगा। इससे दोनों के बीच में क्या होगा कि दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। जिस देश में जिस चीज़ की मांग है वो किसी दूसरे देश से लेकर उसकी पूर्ति की जा रही है, तो दो देशों के बीच में मांग और पूर्ति का जो तालमेल होगा वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत पूरे विश्व में एक समुदाय के रूप में दिखता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है कि जो अपना पूरा वर्ल्ड है उसके सारे देशों के बीच में हो रहा है। यानी कि एक संगठन बना है या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे संगठन संस्थाएं बनी हुई है जिनके बीच में कुछ विशेष चीज़ों को लेकर जो है वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आय व रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि के समान उद्देश्य में बंधा है। सर डेनिस रॉबर्टसन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश की आर्थिक समृद्धि और विकास का इंजन कहा। यानी कि जो डेनिस रॉबर्टसन है उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो देश का इंजन है, आर्थिक समृद्धि का और विकास का इंजन है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो करने से देश में दूसरे देशों की पूंजी आती है, मुद्रा आती है, तो जो दूसरा देश है उसकी अपनी जो क्वालिटी है, यानी कि अपनी जो व्यापार है, अपनी जो चीज़ें हैं वो अन्य देशों के अंदर वो इस तरह से अपना प्रोडक्ट बेच सकता है कि उसकी ज़्यादा
ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। जब ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके वापस पूर्ति करेगा वो, जब वो पूर्ति करेगा तो इससे उसको क्या मिलेगी, आर्थिक शक्ति मिलेगी, यानी कि उसको मुद्राएं मिलेगी, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत होगी। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो अपने आप विकास होगा। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है, यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी एक ही देश में अगर अपन व्यापार करेंगे तो देश तो एक ही है, तो वो आपस में जब तक व्यापार करेंगे, जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो करेंगे तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, यानी कि अपन अन्य देशों के साथ करेंगे, जिससे हमें कुछ चीज़ें सस्ती भी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ के मतलब जो पैसे हैं, हमारे जो यहाँ की जो हमें उससे जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसे हमें दूसरे देशों से मिलते हैं। तो वो पैसा अगर हम अपने देश में लेके आ रहे हैं और हमारी यहाँ पे वही चीज़ें वापस, वो पैसे हमारी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर कर वो चीज़ें क्या होगा कि हमें और अच्छी प्राप्त होगी। तो इससे आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जो वो मजबूत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लक्षण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संसाधनों व उत्पादों की कीमत में अंतर होता है। देश अंतर होता है, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका मेन उद्देश्य यानी कि साधनों उत्पादनों की कीमतों में अंतर। इसका मतलब ये है कि किसी देश में किसी एक चीज़ का, यानी कि अपन मान लेते हैं कि भारत और अमेरिका है, उन दोनों के बीच में एक कपड़ा और दोनों के बीच में कपड़े का ले लेते हैं, तो भारत के अंदर क्या होगा कि कपास अधिक उगेगा, कपास है, परंतु जो बनने में जो उसका जो साधन लग रहे हैं, जो हमें प्रोडक्ट, यानी ऐसा तो है नहीं कि ऊन से ही अपन डायरेक्ट कपड़े बना सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, उससे बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है। तो मशीनरी जो चीज़, यानी कि यहाँ पे श्रम ज़्यादा लग रहा है, श्रम से उस चीज़ को ज़्यादा उत्पादित तो की जा रही है, परंतु उसको यूज़ करने के लिए जो अपन उसको प्रोडक्ट को बनाएंगे तब उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। यही चीज़ अपन अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका क्या करता है कि उसके अंदर उसके पास ज़्यादा पूंजी है, तो वो कम पूंजी में ही इन चीज़ों को वापस बेचेगा, यानी कि जितनी मात्रा में अपन यहाँ इसको उत्पादित कर कर बेचना चाहते हैं, कपास से कपड़ा बनाकर जो कपड़े बेचेंगे, तो वो हमारे लिए महंगा पड़ेगा। वही चीज़ अपन सिर्फ अमेरिका को कपास दे देते हैं और उनसे जो हम कपड़ा लेंगे वो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूंजी ज़्यादा है, पूंजी यानी उनके पास साधन ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है, मशीनरी प्रोडक्ट उनके पास ज़्यादा है, तो उससे वो हमारे जो कपड़े मिलेंगे उनको हम सस्ता मिलेगा, यानी कि जो अपने यहाँ के कपड़े हैं उनकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं, अमेरिका से हमें जो कपड़े मिल रहे हैं उनकी कीमत कम होगी। तो लोग किसको ज़्यादा पसंद करेंगे? कम कीमत वालों को। तो कम कीमत वालों की ओर आकर्षित होंगे लोग, तो हम उसी को आगे बढ़ावा देंगे, तो हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अपन बनाना कम कर देंगे। अपन क्या करेंगे, कपास को अधिक भेजेंगे और उधर से कपड़ा ले लेंगे, तो हमारे दोनों के बीच में ये तालमेल हो गया। इसी तरीके से आगे हैं, देश की राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियाँ, विभिन्न कानून व नियम, सरकारी हस्तक्षेप के तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स होते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे मुद्रा और डॉलर, यूरो, इन सब में डिफरेंट है पैसों का। तो यही मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स बने हुए होते हैं, सारे देशों के अलग अलग रूल्स होते हैं कि किस नियम के आधार पर वो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस नियम से अमेरिका हम किसी देश के साथ में व्यापार कर रहा है तो जापान भी उसी शर्त पे करेगा, नहीं, दोनों की रूल्स अलग अलग होंगे। वो अपने देश की जिसमें प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। विभिन्न देशों के बीच सामाजिक आर्थिक वातावरण भी काफ़ी भिन्न होने से व्यापार उत्पन्न होता है, यानी कि अब हमारा कल्चर, एक अमेरिका का कल्चर, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो हमारे कल्चर की जो चीज़ें होगी वो हमारे लिए सस्ती होगी पर उनके लिए तो महंगी होगी। अपने यहाँ का जो कल्चर का डांस है या अपना जो यहाँ का कल्चर का कोई भी पहनावा है, लहंगा है जो है, वो अपने यहाँ पे जिस कीमत पे मिलेगा अमेरिका में उसकी कीमत और ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, हम यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम उसके इतने पैसे देंगे नहीं। और वही चीज़ अमेरिका में बहुत कम मात्रा में मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, और वहाँ के बहुत कम लोग इस चीज़ों को लेंगे, तो वहाँ इसकी रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये चीज़ है कि दोनों में जब सामाजिकता से अगर उनके बीच में मतलब भिन्नताएं होती है तो भी उनके पैसों में, उनकी कीमतों में फ़र्क आ जाता है। आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न
विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन से विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ये है कि अपन किसी एक चीज़ पर विशिष्टीकरण करें, यानी कि जिस चीज़ का अपन कम पूंजी यानी कि कम श्रम कम पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो अपन उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जिस पे अपनी पूंजी अधिक लग रही है, श्रम भी अधिक लग रहा है, परंतु उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कम हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो प्रॉफिट वाला माल है वो कम रखेंगे और जिससे हमें प्रॉफिट अधिक हो रहा है उसको ज़्यादा रखेंगे। दूसरा देश क्या करेगा, जिस चीज़ से उसको प्रॉफिट अधिक हो रहा है उसको वो भी ऐसे ऐसे ज़्यादा रखेगा और जिससे कम हो रहा है वो कम कर लेगा, और इस तरह से दोनों के बीच में व्यापार होगा। पूरे विश्व के उत्पादन तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि लाता है। यानी कि इसका लाभ ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये सब व्यापार होगा तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो सबका कल्याण होगा। जो आर्थिक है यानी जो देश गरीब है उनका भी कल्याण होगा, यानी कि जिस चीज़ को वो उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं करवा रहे करवा पा रहे हैं अपने देश से, वो दूसरों से लेकर उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये क्या होता है, सबके पास में ये चीज़ें पहुंच जाती है और वो उस प्राइस में पहुंचती है जिस प्राइस में वो उसे ले सकते हैं, है ना। तो वो हो जाएगा उनका कल्याण, यानी कि सभी को आर्थिक रूप से कल्याण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देकर एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकता है। यानी स्वतंत्र व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, स्वतंत्र व्यापार। इसका मतलब क्या है, अपन को जिसकी मर्जी होगी वो उस देश के साथ में उस अपनी शर्तों के हिसाब से वो व्यापार कर सकता है। तो ये स्वतंत्र व्यापार होगा कि वो अपनी शर्तों को मानेगा, उनकी शर्तों को मानेगा, दोनों एक दूसरे की शर्तों को मान सकते हैं तो ही उनके पास व्यापार होगा, वरना क्या करेगा, वो किसी और देश से ले लेगा, और भी नहीं होगा तो और किसी दूसरे देश से ले लेगा। तो ये जो स्वतंत्र व्यापार है वो क्या करता है, एकाधिकारात्मक, यानी कि जो एक ही ऐसा सोचता है ना कि मेरा ही अधिकार है इस चीज़ पे, या इस प्रोडक्ट को मैं ही बेच सकता हूँ सभी देशों में, वो खत्म हो जाएगा। कि किसी भी देश पे दबाव बनाकर उस चीज़ को वह उस देश में नहीं बेच सकता है, वो चाहता है तो दूसरे देश से ले लेगा। यानी जो एकाधिकार है, यानी कि अपना प्रभुत्व जो जमाना चाहता है कोई देश किसी प्रोडक्ट को लेकर व्यापार करने में, तो वो इस चीज़ को ख़त्म कर देता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें अब आता है साधन गतिशीलता। एक देश में साधनों की कीमत समान होने के कारण उनके उत्पाद की कीमत निर्धारण करना आसान हो जाता है, परंतु विदेशों में साधनों की कीमत अलग होती है, जिनके उत्पादन की कीमत भी अलग अलग होती है। तो यही कारण है कि इनके बीच में व्यापार होता है। साधन गतिशीलता यानी कि साधन जो उपलब्ध होते हैं। अब सोचो कि हमारे यहाँ पे जो मोबाइल्स है वो थोड़े महंगे हैं, ठीक है, वही चीज़ अपने चीन जापान उनमें ले लो, वहाँ क्या होगा, सस्ते मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो साधन मिल रहे हैं मोबाइल बनाने के लिए, जो हमें सुविधाएं चाहिए, जो साधन चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास में अभी कमी है, कम है। तो अपन उन चीज़ों से अपन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि जो हमारा मोबाइल बना रहे हैं, वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए अपन एमआई के, रियलमी के, गैलेक्सी, यानी कि ये सारे जो हैं वो बाहर के, सैमसंग है, ये सब बाहर के हैं, तो ये सारे बाहर के हैं। तो वो वहाँ क्या है कि वहाँ उनको साधन जल्दी उपलब्ध हो रहा है, उनको साधन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो सस्ते रूप में माल बना रहे हैं, अपना माल तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं और यहाँ भेज रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ की कंपनी है उस कंपनी से वो हमें ज़्यादा सस्ते लग रहे हैं, तो हम उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे कम पैसों में वो चीज़ मिल रही है। तो यही चीज़ होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गेट, यानी कि देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैंने अभी बोला था आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है सभी देशों के बीच में होता है, कुछ चीज़ों में संगठन संस्थाएं होती है। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो सुरक्षा करने के लिए, यानी कि कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संगठन है वो बनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, गेट है, अंकार्ड है, विश्व व्यापार संगठन है। ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं और व्यष्टि और समव्यष्टि भागों से संबंधित सिद्धांतों व मॉडल, यानी कि बहुत सारे समव्यष्टि और व्यष्टि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं की गई हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, मॉडल हैं, बहुत सारे जो है अर्थशास्त्री जैसे कि हेक्सर है, ओहिलियन है, सैमुअल्सन है, लियोफ्टिन, जियोसन,
जॉनसन, भगवती आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो मॉडल हैं, उनको प्रतिपादित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।